मैं आपको बता दूं कि कल हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम लोग यहाँ से चालू करने वाले हैं राइट्स ऑफ एजेंट। आज अपने को पढ़ना है और कुछ थोड़ी बहुत दूसरी चीजें देखना है, एंड देन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ऐसे कुछ चीजें अपने को देखते हुए चलना है, एंड देन ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज राइट्स ऑफ एजेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहा हूं मैं आपको? राइट्स ऑफ एजेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या आ रहा है? राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल अकाउंट। इसका मतलब क्या है समझो। देखो, इसका मतलब ये होता है बेटा, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोग जानते हो कि प्रिंसिपल क्या कर सकता है? प्रिंसिपल सर एजेंट के बिहाफ में बिजनेस डिसीजन ले सकता है। क्या कर सकता है बोलो? बिजनेस डिसीजन ले सकता है। मान लो सर एजेंट गुड्स को सेल करता है, और सेल करके एजेंट के पास क्या आने वाले? एजेंट के पास पैसे आने वाले। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो एजेंट के पास 10,000 रुपए है, तो ये जो 10,000 रुपए एजेंट के पास आए ना, एजेंट इनमें से एजेंट की ड्यूटी है कि ये पैसा उसने किसको देना चाहिए? प्रिंसिपल को ये पैसा देना चाहिए। कितना? 10,000 रुपए का पैसा देना चाहिए। ओके ओके सर। अब आप ध्यान देना क्या, अब मैं आपको बताऊं, एजेंट इसके अंदर से कुछ अमाउंट को माइनस कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? एजेंट इसके अंदर से कुछ अमाउंट को माइनस कर सकता है। क्या क्या अमाउंट को माइनस कर सकता है? मान लो अगर एजेंट को उसमें से 2,000 रुपए रेम्यूनरेशन का ड्यू हो रहा होगा, तो एजेंट अपने रेम्यूनरेशन को यानी कि अपने कमाई को माइनस कर सकता है। दूसरा, सर एजेंट ने कुछ ऐसे खर्चे किए थे जो उसको, जो समझना बात को, जो उसको करना जरूरी था, जो एक्चुअल में खर्चा करना चाहिए था प्रिंसिपल ने, पर किया एजेंट ने, तो एजेंट उन खर्चों को माइनस कर सकता है। और इसके अलावा अगर एजेंट ने कोई एडवांस दिया था प्रिंसिपल के तौर पर किसी दूसरे पर्सन को, तो वो पैसा भी वो कर सकता है क्या माइनस? यस सर। मतलब सर अगर मैं एक एजेंट हूं और मैंने प्रिंसिपल प्रिंसिपल के बिहाफ में कुछ पैसा खर्चा हूं, तो उसे बोला जाता है एडवांस मेड। तो ये जो एडवांस है मैं इसको माइनस कर सकता हूं। कोई खर्चा मैंने किया हूं, ये देखो एडवांस का मतलब होता है लोन के तौर पर पैसे एडवांस देना। सर एक्सपेंस का मतलब होता है कुछ खर्चा करना प्रिंसिपल के तौर पर, वो माइनस कर सकता हूं। और रेम्यूनरेशन माइनस कर सकता हूं। क्या ये तीनों चीजें मैं माइनस कर पाऊंगा क्या? हाँ सर, ये तीनों चीजें मैं माइनस कर पाऊंगा। किसके? इस पर सर अपने प्रिंसिपल को पे करने से पहले। क्या कहा मैंने बोलो? प्रिंसिपल को पे करने से पहले मैं माइनस कर पाऊंगा। ओके, अब right can be exercised on any sum on the account of principal in the business of agency। तो जो भी बिजनेस ऑफ एजेंसी में जो भी पैसा प्रिंसिपल का आएगा, मैं उन पैसों में से ये अमाउंट को माइनस कर पाऊंगा। एक बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, राइट टू रेम्यूनरेशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड है, जैसे आपने डिसाइड करके रखा है कि अपन ने सेल्स के ऊपर 10% का कमीशन देना है, तो इस सिचुएशन के अंदर यहां पर एज पर टर्म्स अपने को पैसा देना पड़ेगा। क्या? यस सर, देना पड़ेगा। दूसरा, इफ नॉट एज पर टर्म्स, अगर एज पर टर्म्स नहीं है, तो जो भी आपका कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भी चाल चलन है बेटा, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। पर सर अगर एजेंट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि सर जो एजेंट है ना, वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट का अर्थ ये होता है कि वो कुछ गलत काम करता है बेटा। तो अगर एजेंट कुछ गलत काम करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको अपन लोग पैसा नहीं देंगे, उसको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। मतलब वो ज्यादा का अगौपना करता है, ज्यादा का काम करता है जो उसके पावर में नहीं भी है, तो इस सिचुएशन में कभी भी उसका पैसा बनेगा क्या? नहीं सर, नहीं बनेगा। मतलब हम लोग उसको रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। ओके, अगला। अब बात करेंगे एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि जैसे प्रिंसिपल ने सर एजेंट को अपॉइंट कर रखा है, अब प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल की कोई वस्तु है जो पड़ी है किसके पास? एजेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार। अब सवाल बनता है कि एजेंट इस कार के ऊपर अपना कब्जा यानी कि लीन जमा सकता है क्या? क्या कहा मैंने बोलो? क्या यहाँ पर एजेंट जो है वो इस कार के ऊपर कब्जा कर सकता है क्या? तो सवाल बनता है कि देखिए यहाँ पर क्या, तो एजेंट यहाँ पर रिटेन कर सकता है गुड्स को, पेपर्स को या अदर प्रॉपर्टी को।
भली मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो उसको प्रिंसिपल से रिसीव हुई है, अगर उसका अमाउंट ड्यू है बेटा, मान लो कमीशन, डिसबर्समेंट या कोई भी सर्विस का अमाउंट अभी भी ड्यू पड़ा है उसका, मतलब अगर सर एजेंट को मैंने पैसा नहीं दिया, मतलब एजेंट का अमाउंट ड्यू है, और अगर किसी एजेंट का अमाउंट ड्यू है, तो इस सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सकता है, वो प्रिंसिपल के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकता है, बट ये प्रॉपर्टी उसको रिसीव होनी चाहिए प्रिंसिपल के द्वारा। ऐसा नहीं एजेंट रात में घुसा, बेटा सलमान खान मेरा एजेंट है, वो रात में चोरी चोरी घर पे आता है, मेरे कार को लेके जाता है, मेरी गाड़ी को लेके जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अपने होशो आवाज में सलमान खान को क्या देना चाहिए, अपनी गाड़ी सौंपना चाहिए, और गाड़ी अगर उसके पास है, मतलब उसके पास पोजीशन है, तभी वो क्या कर सकता है सर, तभी वो लीन कर सकता है, अदरवाइज क्या वो लीन कर पाएगा क्या, नहीं सर, अदरवाइज वो लीन नहीं कर पाएगा। ओके यस, अब देखो कंडीशंस फॉर दिस राइट। अब सर इस राइट के लिए कंडीशन क्या है, मतलब कब लीन कर सकता है, तो पहला एजेंट को लॉफुल कमीशन लेना है बेटा, लॉफुली लॉ के द्वारा एजेंट को कमीशन लेना है। दूसरा एजेंट के पास पोजीशन है प्रॉपर्टी का, क्या है बोलो, एजेंट के पास लॉफुल पोजीशन है प्रॉपर्टी का। अब ये लॉफुल पोजीशन का मतलब होता है अनफेयर मीन से एजेंट के पास पोजीशन नहीं आया है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा सलमान खान ने गाड़ी को चोरी नहीं किया है, वो गाड़ी मैंने ही छोड़ के आया था सलमान खान के पास, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पोजीशन जो है ना वो लॉफुल मीन से जाना चाहिए। सर लेकिन मुझे बताइए अगर लीन लॉस्ट हो जाता है कब, जब पोजीशन नहीं है एजेंट के पास, ये एजेंट खुद अपने राइट को वेव कर दे, या एजेंट का लीन जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी है, मतलब जब सलमान मेरा एजेंट बन रहा था तभी मैंने उसको बोल दिया था देख भाई कल चल के कभी अगर पैसा ड्यू व्यू भी हुआ ना तो फालतू छिछोरी हरकतें मत करना, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा वब्जा मत कर लेना, ऐसा अगर मैंने पहले से ही उससे बातचीत करके रखा हो तो उस सिचुएशन के अंदर क्या लीन लॉस्ट होने वाला है क्या, यस सर लीन यहां पर लॉस्ट होने वाला है। समझे क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बात को समझे क्या, है ना, यस। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर सल्लू क्या नहीं कर सकता, लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जब सल्लू के पास गुड्स ही नहीं है, या दूसरा एजेंट ही वेव करता है अपने राइट को, या जो एजेंट का लीन है ना ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी है, मतलब क्या कि अगर एजेंट ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, मतलब एजेंट के साथ हमारी पहले ही डीलिंग हो चुकी है कि वो चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी के ऊपर लीन नहीं कर सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना, यस सर। चलिए आई, अब हम लोग बात करेंगे राइट टू इंडेमनिटी के बारे में। सर मुझे बता सकते हो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, एनीवन, इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है। व्हाट व्हाट इज मेंट बाय इंडेमनिटी, कोई मुझे बता सकता है इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है। सर देखो इंडेमनिटी का मैं आपको इज्जत में मतलब बताऊं ना, तो इंडेमनिटी का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। क्या कहा मैंने, बोलो, मेकिंग गुड द लॉस। मतलब सिंपल सी बात यह है सर कि अगर किसी पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करा के दूंगा, क्या कहा मैंने, बोलो, उस नुकसान की भरपाई करा के देना, उसे इंडेमनिटी कहा जाता है। अब देखो क्या, सर एजेंट ने कुछ काम किया जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, यानी कि सलमान ने कुछ काम किया जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था। अब उसने अगर अपने जेब से कुछ पैसा लगाया है लॉफुल बिजनेस के लिए, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या उसका पैसा रियम्बर्स होगा क्या, तो इसका जवाब बनता है हाँ सर उसका पैसा रियम्बर्स होगा। क्या कहा मैंने, बोलो, उसका पैसा रियम्बर्स होगा। समझ में आ रहा है क्या बात है, मतलब सर देखो मैंने क्या कहा, पहला right of indemnification for lawful acts done, bound to indemnify agent for all the consequences of lawful acts done in the authority। जैसे जो सलमान खान है ना वो क्या कर सकता है, वो परचेस कर सकता है, तो सल्लू ने क्या किया बेटा, सल्लू ने मान लो मार्केट से 1 लाख रुपए का परचेस किया, गुड्स को परचेस किया, मैंने सल्लू को पावर दे के रखा था तभी वो गुड्स को परचेस कर रहा है, तो मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल को, सलमान को क्या 1 लाख रुपए देना पड़ेगा क्या, हाँ सर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉफुल एक्ट है।
मतलब ऐसा एक्ट जो अपन ने ऑलरेडी एजेंट को हाँ बोल रखा है कि एजेंट वो एक्ट को कर सकता है, तो उस सिचुएशन के अंदर सर वो सारे खर्चों के लिए प्रिंसिपल क्या करेगा सर, प्रिंसिपल उसको पैसा पे करेगा। क्या करेगा बोलो, प्रिंसिपल उसको पैसा पे करेगा। अगला, right of indemnification when acts are done in good faith except when acts are done by agent in violation of penal laws of the country। अब ध्यान दो, क्या सर देखो, मान लो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए बेटा, एग्जाम्पल के लिए समझो बहुत ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स आ गए। अब सलमान हमारा एजेंट है, तो सलमान ने बोला यार मैं कुरियर वाले को दूंगा, वो कब जाके मुंबई में जाके डिलीवर करेगा। एक काम करता हूं, मुंबई के जितने भी ऑर्डर है मैं टू व्हीलर लेके निकलता हूं और मैं क्या करूंगा, और मैं फटाफट ऑर्डर एक ही दिन में पूरे मुंबई के देके आ जाता हूं। मुझे बताइए सलमान ने क्या गुड फेथ में काम किया कि नहीं किया? हाँ सर किया। तो सलमान को जो पेट्रोल का खर्चा लगेगा, क्या वो पेट्रोल का खर्चा मुझे रियम्बर्स करना पड़ेगा क्या उसको? इसका जवाब है हाँ सर करना पड़ेगा। लेकिन सलमान खान बेटा सिग्नल तोड़ता है, मुझे एक बात बताइए, सलमान खान सिग्नल तोड़ देता है या वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है जिसके कारण उसको चालान लगा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या वो उसका पैसा मुझसे मांग सकता है क्या? सर आपके ऑर्डर डिलीवर करने के लिए मैंने है ना सिग्नल तोड़ा, मैं बोलूंगा भाई सिग्नल क्यों तोड़ा? तो अगर पीनल लॉस को ब्रेक करता है तब उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे एज अदरवाइज क्या पेट्रोल एक्सपेंसेस मिलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर मिलेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? यस। अगला तीसरा देखो, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट इफ एजेंट इज अपॉइंटेड टू डू क्रिमिनल एक्ट प्रिंसिपल नॉट बाउंड टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस। मैंने सलमान को क्या कहा? मैंने सलमान को कहा कि एक व्यक्ति है बेटा जिसका नाम है डियर, तुमको क्या करना है, तुमको डियर को मारना है करके, समझना बात को। और सलमान ने डियर को मार दिया, मैंने सलमान को बोला था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ऐसे केस के अंदर मुझे जरा एक बात बताइए, सलमान अगर डियर को मार देता है, फिर वो कुछ भी बोले, मैंने तो गोली चलाया था, डियर बीच में आ गया और कुछ कुछ बोले, तो उसके अंदर भैया मैं क्या फिर भी लॉस को इंडेमनीफाई करूंगा क्या? नहीं। कभी भी क्रिमिनल, समझना बात को, कभी भी क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या कहा, उस सिचुएशन के अंदर सर कभी भी लॉस को इंडेमनीफाई नहीं किया जाता। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? यस। चलिए सर आओ अगला पॉइंट देखो, क्या राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजुरी कॉज बाय प्रिंसिपल निग्लेक्ट। सर मुझे बताइए, अगर प्रिंसिपल के निग्लेक्ट से, मतलब मेरे निग्लेक्ट से अगर एजेंट को नुकसान होता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर एजेंट मुझसे क्या क्लेम कर सकता है सर? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है बोलो? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ओके अब देखो, एजेंट्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल। क्या बोला मैंने, बताओ? केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, मतलब कौन से ऐसे केसेस है जहां पे एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी होंगी? पहला, when contract is made on the behalf of merchant residing abroad या फॉरेन प्रिंसिपल। मुझे एक बात बताइए, अगर सलमान बिल गेट्स का प्रिंसिपल है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर सलमान खान की लाइबिलिटी होने वाली है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। बिल गेट्स तो इंडिया में भी नहीं रहता, तो हम लोग बोलेंगे जो इंडिया में छपड़ेगा उसको पकड़ पालेंगे। अब मुझे बताइए पकड़ा कौन जाएगा? सल्लू पकड़ा जाएगा, वो रहता कहाँ है? इंडिया में। दूसरा, when agent does not disclose the name of principal। अब सलमान जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है ना, तो वो सब कुछ खुद के नाम पे कर रहा है, वो सामने वाले को बता भी नहीं रहा है कि वो सिर्फ एक एजेंट है, तो उसको इतनी मस्ती है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर वही लायबल रहेगा अब थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स। तीसरा, प्रिंसिपल नॉन एग्जिस्टेंट या इनकम्पिटेंट। सर अगर प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है या इनकम्पिटेंट है, जैसे माइनर प्रिंसिपल है या अनसाउंड माइंड का हो गया है, इसका मतलब अगर कभी प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट हो जाता है या नॉन एग्जिस्टेंस में, जैसे कि गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, तो इस सिचुएशन के अंदर जो मिलेगा कौन? एजेंट मिलेगा। तो एजेंट मिलेगा तो एजेंट विल बी लायबल फॉर दी ऑल दी एक्ट्स। तीसरा, चौथा, प्रिटेंडेड एजेंट। सर अगर कोई व्यक्ति वो एजेंट नहीं है किसी पर्सन का, पर वो जबरदस्ती उसको मस्ती है दूसरे का एजेंट बताने के लिए, मतलब वो झूठ झूठ एजेंट बोल रहा है खुद को और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अब इसके बारे में बेचारे भोले प्रिंसिपल को तो पता ही नहीं है, तो अगर कोई ऐसा प्रिटेंडेड एजेंट होता है ना, तो वही व्यक्ति लायबल होने वाला है, ऐसा यहाँ पर
लॉ कहता है। इसके अलावा देखो, वेयर एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी, जब एजेंट को अपन ने एक अथॉरिटी का लेवल दे के रखा था, वो उस लेवल के ऊपर जाके काम कर लेता है, कुछ ज्यादा ही ऊपर जाके काम कर लेता है, तो जितना भी वो अथॉरिटी को एक्सीड किया है ना सर, उसके लिए एजेंट की ही जिम्मेवारी रहने वाली है, बाकी और किसी की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। प्लीज इस पॉइंट को डबल स्टार मार्क करके रख देना, ये एग्जाम में पूछने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब देखो क्या, अब अगला पॉइंट बात करेंगे सर, एजेंसी इज इररिवोकेबल। सर एजेंसी इज इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है कि एजेंसी को आप रिवोक नहीं कर सकते, समझ रहे हैं क्या? कब ऐसा होता है जब एजेंसी को आप रिवोक ही नहीं कर सकते, मतलब जो व्यक्ति मेरा एजेंट है ना, मैं उसको एजेंट के पोस्ट से नहीं हटा सकता। तो अगर एजेंट सर becomes personally interested in subject matter of agency, अगर एजेंट से, अगर एजेंट का पर्सनल, अगर एजेंट जो है वो पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाता है इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, तो उस केस के अंदर मैं उसको एजेंट से कभी नहीं निकाल सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना, सुनना मत। तो देखो मैंने क्या किया, मान लो मैं आईजी, ठीक है ना, ओके, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार मेरे को है ना डायरेक्टर बनना है, तो मैं क्या बनता हूं, डायरेक्टर बनता हूं बेटा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने बेटा एस आर के को लेके, यहां पर एस आर के को लेके एक मूवी बनाया मैंने, ठीक है ना, एस आर के को लेके मैंने एक मूवी बनाया। अब क्या था समझना, अब ये जो मूवी है ना, ये मूवी भयंकर फ्लॉप निकल गई बेटा। मुझे लग रहा था ये मूवी चलेंगी तो जितना भी पैसा कमाऊंगा उससे एसआरके को पेमेंट कर दूंगा, पर ये मूवी भयंकर फ्लॉप हो गई। अब इसके चक्कर में मैं एसआरके को पैसे दे पाया क्या? नहीं सर, नहीं दे पाया। तो मैं एसआरके को क्या कहता हूं कि देखो यार, ये मेरे जमीन का टुकड़ा है, ये मेरा लैंड है, ठीक है ना, इस लैंड को तुम सेल करवा दो। तुम क्या करो एसआरके, तुम मार्केट में घूमो, जमीन 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 ऐसे करते हुए, और तुम इस जमीन को बेच दो। इस बेचने के बाद जितना भी पैसा बनेगा, मान लो 10 करोड़ रुपए जमीन बेच को आया, तो तुमको जो 5 करोड़ का मुझे पैसा देना है मूवी के लिए, वो मैं इसमें से तुमको दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने इस जमीन को बेचने के लिए किसको अपॉइंट किया? एसआरके को अपॉइंट किया। तो क्या मैं एसआरके को एजेंट के पद से हटा पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि एसआरके यहां पर पर्सनली इंटरेस्टेड हो चुके हैं किसके अंदर? जमीन के अंदर, समझे क्या? तो जो एसआर के है ना, शाहरुख खान है ना, ये इस जमीन के अंदर पर्सनली इंटरेस्टेड हो गए हैं। जब एक व्यक्ति जमीन के अंदर पर्सनली या प्रॉपर्टी के अंदर पर्सनली इंटरेस्टेड हो जाता है, तो जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को रिमूव कर सकता है क्या? नहीं सर, रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव कर सकता हूं क्या? नहीं सर, रिमूव नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ओके। अगला, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन डज नॉट टेक इफेक्ट अनलेस until it is known to agent as well as third party। मतलब मैं जब टर्मिनेट कर रहा हूं किसी एजेंट को, तो वो एजेंट को भी पता होना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी पता होना चाहिए। और टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ ऑल सब एजेंट्स अथॉरिटी। सिंपल सी बात है सर, एजेंट के नीचे अगर कोई और सब एजेंट है तो उनकी अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है द मोमेंट मैंने क्या किया, एजेंट्स की अथॉरिटी को रिवोक किया, ठीक है। आइए अगला देखो, अब हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी को लेके। इसको लेके बात करेंगे, बोलो, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी को लेके हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, राइट्स ऑफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज एजेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, राइट टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज एजेंट। देखो, थर्ड पार्टी है सेम राइट एज अगेंस्ट प्रिंसिपल as he had against the agent. If principal discloses himself before the completion of contract, then contract may be refused to fulfill the contract। अब देखो क्या होता है सर, अगर कोई पर्सन, सुनो सुनो सुनो, अब एग्जाम्पल को रिवर्स करते हैं, हम लोग यहाँ पे लाते हैं एस आर के जो एक प्रिंसिपल है, और मैं आपको एक बात बताऊं, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं इसका क्या हूं बेटा, मैं इनका एजेंट हूं। क्या हो, बोलो जल्दी से, मैं इनका एजेंट हूं, ठीक है, ओके। अब ध्यान रखना, अब मैं अगर कह रहा हूं कि अगर सर मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, किसके साथ बोलो, थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि मैं एसआरके का एजेंट हूं, बट कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से पहले उनको अगर आइडिया लग जाता है कि थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि एसआरके मेरा प्रिंसिपल है, तो उनके पास शुरुआत में क्या राइट होते, अगर उनको पहले से पता होता कि एसआरके मेरा प्रिंसिपल है, उस हिसाब से उनके पास राइट आ जाते। मैं एग्जांपल मान लो सर, मैं यहां पर बात करूंगा किसके बारे में, हम लोग यहाँ बात करेंगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, वानखेड़े स्टेडियम के बारे में।
अब मैं एजेंट बन के जाता हूं और मैं वानखेड़े स्टेडियम से टिकट खरीदता हूं बेटा, किसका टिकट खरीदता हूं मैं यहाँ पर, इसका अपने मैचेस का, आईपीएल के मैचेस का। और मैं दो टिकट खरीदता हूं, एक मेरी एक एसआरके की। पर मुझे बताइए वानखेड़े स्टेडियम में तो एसआरके को बैन कर रखा है बेटा, समझ रहे। तो अगर मान लो बाद में कल चल के मैच का दिन आया और एसआरके टिकट लेके जाता है, तो वानखेड़े स्टेडियम वाले क्या उसको वही रोक सकते हैं क्या? मुझे बताइए, क्या वो पर्सन को जो प्रिंसिपल गया है, क्या उसको वही रोक सकते हैं क्या? हाँ, मतलब यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम वाले एसआरके को रोक पाएंगे क्या बाहर? हाँ सर, बिल्कुल रोक पाएंगे। वो बोलेंगे कि अगर हमें पता होता ना, अगर हमें पता होता कि पहले आप प्रिंसिपल हो, तो हम आपको टिकट ही नहीं भेजते। समझ में आया क्या बात को? अब देखो पॉइंट को बढ़ो यहाँ पर। If principal discloses himself before the completion of the contract, then third party may refuse to fulfill the contract, है ना। तो थर्ड पार्टी मना कर देंगी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करना। अब देखो अगला, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। When agent does not disclose that he is acting as an agent and principal requires performance of contract, then principal can obtain such performance subject to rights and obligation between agent and third party। बहुत ही सिंपल सर। देखो, एक एजेंट ने बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी को नहीं बताया कि वही क्या है बेटा, वही एजेंट है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो एजेंट का प्रिंसिपल है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है क्या? यस सर। अब जो भी राइट्स है, जो भी ऑब्लिगेशन है एजेंट और थर्ड पार्टी के डिसाइड हुए हैं, जो भी राइट या ऑब्लिगेशन एजेंट और थर्ड पार्टी के डिसाइड हुए हैं, वो सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्या कहा मैंने बोलो, वो सेम राइट एंड ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी सर एनफोर्स करा पाएंगे क्या? हाँ सर, प्रिंसिपल भी एनफोर्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात है? बोलो बच्चों, क्या बातें समझ में आ रही है क्या? यस। अगला देखो, ऑप्शन टू थर्ड पार्टी sue the एजेंट और प्रिंसिपल। राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल, मतलब क्या बोल के रखा है, थर्ड पार्टी सर एजेंट या प्रिंसिपल किसी के भी ऊपर केस कर सकती है सर। और अगर एजेंट के ऊपर भी केस किया तो जनरली लायबल कौन होने वाला है सर? लायबल तो प्रिंसिपल ही होने वाला है ना। यस ओके। अगला सर, राइट ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। सर अगर ये वाले सर्कमस्टांसेस है जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल है और थर्ड पार्टी ऐसे एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जहां पर एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी आ रही है, तो मैं कहूंगा थर्ड पार्टी डीलिंग विद एजेंट ये होल्ड करेगा एजेंट को रिस्पॉन्सिबल। क्या कहा मैंने बोलो, ये एजेंट को या प्रिंसिपल को या बोथ ऑफ देम को ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठहरा सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होंगी? फर्स्ट प्रायोरिटी तो सर यहाँ पर एजेंट की ही रहने वाली है। अब ये वाला पॉइंट हल्का सा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बोल रहा है। Consequences of inducing agent or principal to act on the belief that principal and agent will be held exclusively liable। मतलब क्या देखो, when third party induces agent to act upon a belief that principal will only be held liable or induces principal to act upon the belief that agent will only be liable, he cannot otherwise hold liable to agent या principal respectively। बहुत खतरनाक पॉइंट है। देखो सर, थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंट के साथ और बोला कि मैं अगर कल चल के कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं प्रिंसिपल को लायबल ठहराऊंगा, मैं तेरे को लायबल नहीं ठहराऊंगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा सर? इस केस के अंदर ये होगा बच्चों कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कल चल के उल्टा पड़ता है तो थर्ड पार्टी एजेंट के ऊपर नहीं कर पाएगा केस, उसको केवल और केवल प्रिंसिपल के ऊपर करना पड़ेगा। या मान लो थर्ड पार्टी सर प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि कल चल के कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं एजेंट के ऊपर केस करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा। तो इस सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी केवल और केवल एजेंट के ऊपर ही केस कर सकती है, वो दूसरे के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर केस नहीं कर सकती है। 100 बात की एक बात, जो आपने एग्री किया था उस बात को चुपचाप आपको एज इट इज निभाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने बोलो, जो आपने एग्री किया था उस बात को आपको चुपचाप एज इट इज निभाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बात करेंगे, है ना। सर ये टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या कहता है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब होता है एजेंसी को कैंसिल आउट कर देना। क्या करना बोलो जल्दी से? एजेंसी को कैंसिल आउट कर देना, एजेंसी को फिनिश कर देना, एजेंसी को खत्म कर देना।
जैसे मेरा एजेंट कौन है? सलमान बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? सलमान को एजेंट के तौर पर निकाल दे रहा हूं, खत्म कर दे रहा हूं। उसके और मेरे बीच में जो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप है उसको फिनिश कर दे रहा हूं। इसे बोला जाता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट पहला है ऑन द प्रिंसिपल इंसॉल्वेंसी। सर अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, फिर से अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं बोलूंगा एजेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, यानी कि रिवोक हो जाता है। जैसे देखो, ए एक प्रिंसिपल है, बी उसका एजेंट है। तो सर अगर ए जो है ना वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया बोलो? वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो इस केस के अंदर इनके बीच में जो एजेंसी का रिलेशनशिप है, ये एजेंसी का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा। बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डंडना डंडन। क्या आपको इतनी बातें क्लियर? यस सर, पहला क्लियर। दूसरा, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम इन केस ऑफ एजेंसी फॉर फिक्स टर्म। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने किसी पर्सन को 2 साल के लिए अपना एजेंट बना के रखा हो बेटा, और जैसे ही वो 2 साल खत्म होते हैं तो मैं बोलूंगा अब वो पर्सन मेरा एजेंट रहेगा? क्या नहीं रहेगा सर? फिक्स टर्म खत्म, किस्सा खत्म। सर ऑन डेथ या इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल या एजेंट। सर प्रिंसिपल या एजेंट के मृत्यु पर, ये इंसेन का मतलब होता है पागल होने पर, तो दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर पागल हो गया तो एजेंसी का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। और सर इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए एजेंट हमने रखा था, अपॉइंट किया था, अगर वो बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर भी सर एजेंसी फिनिश ऑफ हो जाएगा। क्या? हाँ सर, एजेंसी यहां पर फिनिश ऑफ हो जाएगा। क्या कहा मैं? बोलो, एजेंसी यहां पर फिनिशर हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या सर एलएलपी में क्या स्पाउस पार्टनर बन सकती है? कोई भी बन सकता है बेटा, ठीक है ना? ऐसा कुछ ये नहीं है कि स्पाउस नहीं बन सकते और कोई कोई नहीं बन सकते। ठीक है, आइए सर आ जाओ। अब अगर मैं बात करूं, अब हम लोग पढ़ेंगे दो थोड़े से अच्छे वाले पॉइंट। अब देखो, पहला है रिनंसिएशन बाय एजेंट। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन। क्या है? बोलो जल्दी से, कैंसलेशन बाय एजेंट। देखो, agent may renounce the business of agency in same manner as principal can revoke. However, rules of compensation will remain same as revocation. If agent renounces without prior notice, he will be liable for damages. इसका मतलब क्या है? रिनाउंस का मतलब होता है कैंसल, यानी कि एजेंट खुद से कैंसल कर सकता है, बोल सकता है प्रिंसिपल को कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, या मेरे लिए ये एजेंसी ठीक नहीं लग रहा है। मतलब सेम तौर पर काम यहां पर कर सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर उसने विदाउट नोटिस पीरियड अगर वो छोड़ के गया और प्रिंसिपल को कुछ भी नुकसान हुआ, तो उस नुकसान के लिए लायबल कौन होने वाला है? सर उस नुकसान के लिए लायबल कौन होने वाला है? बोलो, उस नुकसान के लिए सर यहां पर लायबल होने वाला है वो पर्टिकुलर एजेंट। कौन लायबल होगा? बोलो जल्दी से, वो पर्टिकुलर एजेंट लायबल होगा, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ओके। तो सर हम लोगों ने यहाँ पे ये कहा, हम लोगों ने ये क्या कहा सर? हम लोगों ने ये देखा अभी कि कौन व्यक्ति लायबल होने वाला है। तो सर यहाँ पर जो लायबल होने वाला व्यक्ति है वो है कौन? बोलो जल्दी से मुझे, वो है कौन? तो वो पर्सन है यहाँ पर एजेंट। कौन व्यक्ति लायबल होगा? बोलो जल्दी से, एजेंट व्यक्ति यहाँ पर लायबल होगा। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट, रिवोकेशन। सर रिवोक, अब देखो ये वाले केस में कौन रिवोक कर रहा था? प्रिंसिपल मना कर रहा था। अब इस वाले केस में कौन मना, सॉरी, इस वाले केस में कौन मना कर रहा है? एजेंट मना कर रहा है। अब इस केस में रिवोकेशन यानी कि कैंसल कौन कर रहा है? सर इस केस में रिवोकेशन प्रिंसिपल कर रहा है। समझ पा रहे बात को? कौन कर रहा है? बोलो, प्रिंसिपल कर रहा है। तो प्रिंसिपल जो है ना वो मे एट एनी टाइम रिवोक द अथॉरिटी। क्या बोला है यहां पर? कि प्रिंसिपल जो है ना वो कभी भी एजेंट के अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। क्या? हाँ सर, कभी भी वो एजेंट के अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मतलब सर यहां पर इनका कहना है कि कभी भी, हाँ सर, कभी भी वो रिवोक कर सकता है। एनी टाइम आई कैन रिवोक माय एजेंट्स अथॉरिटी। बस ध्यान रखना एक बात को, सर जो एक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके लिए मैं उसकी अथॉरिटी को फिनिश ऑफ नहीं कर सकता हूं। जो ऑलरेडी घटना हो चुकी है उसके लिए मैं अथॉरिटी को खत्म नहीं कर सकता हूं। मतलब कि पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए अथॉरिटी खत्म नहीं होती। सर अगर मैं कोई प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर रहा हूं, वो भी विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा।
पर अगर मैंने नोटिस दिया बेटा तो ऐसे केस के अंदर फिर मुझे कंपनसेशन देने की भी जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो अगर मैंने रीजनेबल समय का कंपनसेशन, रीजनेबल समय का नोटिस दिया, उसको एक टाइम पीरियड दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे फिर कंपनसेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर मैंने बिन बोले सीधा काट दिया, तो ऐसे के मैं बोलूं बस आज से तू मेरा एजेंट नहीं, वो पूछ रहा है क्यों, मैं बोल रहा हूं मेरी मर्जी, नहीं रखना मुझे तुम्हें अपना एजेंट, तो ऐसा चलने वाला है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं चलने वाला है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन के केस में क्या होगा सर? इस केस के अंदर प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर दी डैमेजेस, राइट? ओके, तो दोस्तों यहां पर अपना समाप्त हो जाता है एजेंसी, और इसके साथ ही अपना 99% ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ भी अपना पूरा पूरा रिवाइज हो जाता है, और वो भी कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर स्पेशल 26.6.0 के अंदर, राइट? तो यहाँ पे सर अपना पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो चुका है, पार्टनरशिप एक्ट हो चुका है, एलएलपी हो चुका है, सोगा हो चुका है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो चुका है। अब बचा है तो केवल और केवल एक छोटा सा एक्ट जिसका नाम है आईआरएफ, जो पूछा जाता है मात्र 5 नंबर के लिए, और जो हमारा कब होने वाला है? आई थिंक सो 14th ऑफ तारीख को है ना, 14 को, यस सर, 14th ऑफ अप्रैल को। अभी 2-3 दिन अपने कोई भी सेशन नहीं है, 14th ऑफ अप्रैल को सीधा आईआरएफ का सेशन है बेटा अपना, एंड देन अपन 14th को इस आईआरएफ के सेशन को पूरा पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे। आई थिंक सो मंडे आ रहा है ना, हाँ मंडे को अपना पूरा पूरा आईआरएफ का सेशन होगा, वन शॉट सेशन होगा, और अपन उसको भी निपटा डालेंगे क्या? यस सर, निपटा देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है चीजें। मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपसे कहा था एग्जैक्ट 1 महीने पहले मैं आपकी पूरी रिविजन कंप्लीट करवा के दूंगा। मैं अपने प्लान के हिसाब से बिल्कुल भी चूका नहीं हूं बेटा। पर वो बच्चे जैसे शुरुआत का मेरे को डे 1 याद है बेटा, कितने सारे बच्चे एकदम सर हमको एकदम शिद्दत से पढ़ना है, सर आप कब तक कंप्लीट कर रहे हो, एक पूरा प्लान बता दो, ये कर दो करके, और आप आखिरी में देखो कितने बच्चे आखिरी तक पहुंच पाते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। और आप सीए एग्जाम्स का भी तो वैसा ही है, फ्यू स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं बेटा। आप समझना बात को, हर कोई आखिरी तक क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है ना। लोगों में सबसे ज्यादा जो कमी है बच्चों में, वो है कंसिस्टेंसी की। तो अपने, अरे भैया आप लोगों के लिए जो कंसिस्टेंटली देख रहे, भले लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, पर आपने तो कंसिस्टेंटली देखा, आपने तो अपने तरफ से मेहनत किया ना। आप सोचो, आपका 1 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। हो सकता है कुछ बच्चा ऐसा होगा जो अभी रिवीजन चालू करेगा इन वीडियोस की मदद से, तो आप ऑलरेडी कुछ बच्चों से आगे हो अभी, और आपको रेस में वैसे भी आगे रहना है, आपको टॉप 20% वाले क्लब में रहना है बेटा, जो पासिंग परसेंटेज के अंदर आता है। तो इसलिए आपका ये जो कंसिस्टेंसी है, ये आपस में मैं कह रहा हूं आपसे, ये बिल्कुल रंग लाएंगे। जो आपकी मेहनत है, जो बच्चे डे 1 से, जिनको मैंने देखा हो, मुझे तो कुछ लोगों के नाम भी लिटरली याद हो गए, क्योंकि रोज चैट के अंदर देखता हूं। हालांकि मैं चैट में बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं करता हूं मैं, क्योंकि उससे लिंक बहुत डिस्टर्ब होती है, और अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और बार बार मैं चैट करूंगा ना, तो अजीब सा लगता है, रिकॉर्डेड देखने वाले को भी मजा नहीं आता है, और लाइव वाला तो भी चलो एक बार का हल्का फुल्का इंटरेक्शन होता है, बट एज सच मजा नहीं आता, वो बार बार लिंकेज टूटते रहती है। इसलिए मैं चैट में बहुत ही कम देखता हूं मैं। हाँ, मैंने कुछ सवाल वगैरह पूछा तब मैं चैट में देख लिया, या बीच बीच में देखते रहता हूँ, कोई सवाल कुछ पूछ रहा है क्या, कुछ कर रहा है क्या, वो सब चीजें मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना। यस, लेकिन होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से मजा आ गया हो, बढ़िया तरीके से आपको एकदम मजा आ गया हो इसको पढ़ने में। पूरा पूरा अपना यहाँ पर पूरा रिवीजन हो जाता है बेटा, किसका? पूरे लॉ का रिवीजन अपना हो जाता है फिनिश। तो वादे के हिसाब से मैंने अपना वादा निभाया हूं। अब आपकी बारी है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की, बढ़िया तरीके से फोड़ने की, और अच्छे तरीके से मेहनत करने की, राइट। और दोस्तों, जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन। होप सो आपको स्पेशल 26.6.0 में बहुत मजा आया हो। जिन्होंने ये पूरी सीरीज देखी, जरूर से मुझे इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, क्या ये कॉन्फिडेंस बूस्टर थी या नहीं थी, जरूर से मुझे एक बार बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय एवरीवन।